हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 मैथ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर जितना मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं उतना कंप्लीट कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही ज्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और ये आपका जो प्रश्न है 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो आप लोगों का 12 अप्रैल को मैथ का पेपर है, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। देखो पहला प्रश्न आप लोग देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना ये प्रश्न। तो देखो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका HCF 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 14, 35 यानी कि 14, 35। ऑप्शन नंबर बी है 32, 62। ऑप्शन नंबर सी है 31, 93। ऑप्शन नंबर डी है 18, 25। तो आपको मैं बता दूं कि निम्न में से कौन से सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है 18, 25। बिल्कुल सही आंसर है 18, 25। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है। लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस y बराबर 0 का, यानी कि आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। मतलब ये दो आपकी जो समीकरण है इसका कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। या फिर बी ऑप्शन है असीमित रूप से कोई हल होते हैं, मतलब असीमित रूप से कई हल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो जो आपका x बराबर y है और यहां x प्लस y बराबर 0 है, तो इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ये केस आपने पढ़ा होगा, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से ये सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ आप लोगों का बिल्कुल पक्का करने वाला हूं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k के मूल समान हो तो k का मान होगा। देखो k का मान अभी मैं आपको याद करना बता दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखो, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो अब इसका राइट ऑप्शन कौन सा है ये मैं आपको बताता हूं, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि यहां से के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप करो क्या कि यहां एक सूत्र याद रखना जो कि आप लोगों को, सबसे पहले ये आपका समीकरण है 3x² - 6x + k बराबर 0। यहां से अगर पूछा जाए a आपको पता है कि नहीं, a बराबर आपका क्या होगा, तो ये जो x² का गुणांक है ये a है यानी कि 3 है, और v बराबर आपका ये x का जो गुणांक है -6 ये v है, एंड c बराबर आपका k है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आया। अब एक सूत्र आपको याद रखना है जो कि आपका यहां मूल समान है, मूल समान है। ठीक है, ध्यान से समझना, मूल क्या है, देखो लिखा हुआ है समान है, तो मूल अगर समान है, मतलब मूल अगर समान है तो यहां विविक्तर जो d बराबर होगा वो 0 होगा। क्या होगा, जो आपका विविक्तर d बराबर होगा ना, क्या d बराबर वो 0 हो जाएगा। अब सूत्र आपको क्या याद रखना है, v² - 4ac और बराबर d होता है, लेकिन d हमारा 0 हो गया, तो यहां से v² - 4ac बराबर 0। अब यहां से v की वैल्यू आप रख दो, v की वैल्यू है -6, तो आप -6 का वर्ग कर लो, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है k बराबर 0। यहां से भी आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन। यहां से माइनस आपका माइनस प्लस हो जाएगा, वर्ग होगा 36, और यहां से -12k एंड बराबर 0। अब यहां से आपको समझ लो वैल्यू मिल ही गया। यहां से -12k है एंड यहां आपका +36 है, इधर जाएगा -36 हो जाएगा, और यहां से आपका k बराबर -36 बटे -12 बटे में आपका 12 3 36 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू 3 आएगी। तो यहां से आपको पता चल गया कि k की वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 3 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेहनत करो पढ़ाई में, आपके पास बहुत ज्यादा समय है अभी मैथ के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि दो आकृतियां जिनके आकार समान है, मतलब आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से अमाप क्या है, समान ना हो, मतलब जो उनके अमाप है वो जो माप है वो समान ना हो तो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वांगसम आकृतियां, यानी कि ये जो आकृतियां हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, या फिर बी हमारा है समान आकृतियां, सी है समरूप आकृतियां एंड डी हमारा है सममित आकृतियां। तो अब यहां आपके 4 ऑप्शंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या कहलाते हैं। देखो सम मतलब सम, रूप मतलब रूप, यानी कि वो दिख एक जैसे रहे लेकिन वो बड़ा है कि छोटा ये नहीं पता, तो सम मतलब समान रूप यानी कि समरूप आकृतियां कहलाएंगी, क्योंकि उनका रूप जो है समान है, आकार जो है वो समान है, तो इसीलिए हमारा वो क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोगों को तैयार ही कर लेना है ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारा आप 100% समझो कि आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ओके, लास्ट तक ध्यान से देखना। 5 नंबर क्वेश्चन देखा, माइंड में आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन रट लेना, याद कर लेना और सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्योमेट्री का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना। लिखा क्या है कि दो बिंदुओं यानी कि या फिर बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास -2,10, ऑप्शन नंबर बी है -2,8, ऑप्शन नंबर सी है -2,5, ऑप्शन नंबर डी है 0,2। अब आप इसको कैसे पता करोगे यार? बहुत आसान है, एक सूत्र याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं, फिर आपका सारा क्वेश्चन समझ लो लग गया। सूत्र आपको क्या याद रखना है, ये आपको समझना चाहिए। सूत्र आप लोगों को याद रखना है मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र, यानी कि x1 प्लस x2 एंड आपका 1 2 है, तो ये आपको बता 2 लगा देना है, तथा आपको y1 प्लस y2 बटे में 2। अब यहां से आप y1 x1 एंड x2 y1 y2 की वैल्यू रख दो। जैसे यहां जो -2 है ना, x1 है, ये आगे वाला दोनों x1 x2 है, यानी कि यहां से -2 एंड -2, ये x1 और x2 है बटे में 2। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा बटे में 2 और इक्वल टू आपका हो जाएगा -2। ये आपका एक निर्देशांक मिल गया। दूसरा समझो हमारा y1 कितना है, y1 आपका 6 है और y2 आपका 10 है, बटे में 2 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 16 बटे में 2, यहां से 8 हो जाएगा ना, काटोगे तो यहां से आपका जो निर्देशांक मिलेगा यानी कि -2 1 मिला और (8) 1 मिला, तो यहां से आपका जो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा -2,8। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा है? -2,8, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो भाई ऐसे आप सॉल्व कर लेना बोर्ड एग्जाम में, तब टिक लगाना, गलत नहीं करके आना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 90% लाने के लिए, टॉपर बनाने के लिए। तो आप ये सारे क्वेश्चन याद रखना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये सारे क्वेश्चन याद करके रट करके या फिर रिवीजन करके बहुत अच्छा मार्क ला सकते हो। sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य है कि a बराबर a का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है 0 डिग्री, या बी है 45 डिग्री, या सी है 30 डिग्री, या फिर डी है 60 डिग्री। तो ये आपको बताना है कि हम यहां जो a की वैल्यू क्या रखें, 0 डिग्री रखें या 30 डिग्री रखें या 45 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें, कि जो हमारा sin 2a है वो बराबर हो जाए 2 sin a के। अब आप क्या रखोगे? कभी आपने सोचा है ये क्वेश्चन? देखो आप लोगों ने देखा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बताता हूं कैसे। देखो यहां अगर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां आपका क्वेश्चन जो है वो है sin 2a बराबर है 2 sin a, ये हमें करना है। तो अगर आप एक बात याद रखना, आप क्या करोगे समझते हो कि a की वैल्यू है वो आप 0 डिग्री रख दो। a की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे ना, तभी आपका आंसर आएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे अब आप लोगों को बताता हूं, जैसे यहां आपका है sin 2a, अब sin 2a है तो यहां से sin आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू a की वैल्यू 0 डिग्री, और यहां से आपका कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब यहां समझो, फिर आप एक हमारा आ गया, ये 0 आ गया, अगर ये भी 0 आ जाएगा तो हमारा सत्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां 2 sin a है, 2 sin a, अब यहां देखो यहां 2 है इंटू साइन है और a की वैल्यू 0 डिग्री, अब यहां से 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगर दोनों को बराबर करना है तो हमें a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 0। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि हमारा a की वैल्यू क्या रखना है? 0 डिग्री। क्या रखना है? 0 डिग्री। बस समझ में आया? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, एक बार 2 बार अगर आप रिवीजन करोगे तो ये सारा आपका तैयार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार करके जाना। ये क्वेश्चन देखो लिखा क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, देखो परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या है। मतलब ये आपको बताना है कि यदि एक वृत्त का परिमाप जो है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो, मतलब अब यहां से ये पता होना चाहिए कि वृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। इन दोनों को जब आप बराबर रखोगे तब आपको यहां से वृत्त की त्रिज्या ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप लोग सर्च कर सकते हो क्लास 10 मैथ फार्मूला बाई सरवन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। अब आप इसको देखो ध्यान से, इसको कैसे लगाओगे ये ध्यान से देखना। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, त्रिज्या अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप एक काम करो, क्या मान लो कि माना हमारा वृत्त की त्रिज्या r है, तो r हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां आप लोग मान लो, माना जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r है। क्या है चपाटी? r है। अगर ये r है तो अब वृत्त का परिमाप बताओ, फार्मूला फटाक से आप लोग बताओ, क्योंकि इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब छोटे छोटे फार्मूलाज। तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला था 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर रखना है, यानी कि प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि मतलब इसका जो परिमाप है और क्षेत्रफल है संख्यात्मक रूप में बराबर हो। ठीक है, तो यहां आप लोगों का रहेगा 2 पाई आर 1 है और यहां आपका पाई आर स्क्वायर 1 है। ठीक है, यहां से आप पाई से पाई काट दो, ठीक है, आर से 1 आर काट दो, तो यहां से आर बराबर आपको 2 मिल जाएगा ना, तो यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। यही तो हमें त्रिज्या मिल गई, यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी, आर बराबर 2। तो यहां से हमारा आर की वैल्यू 2 जो हो जाएगा ना, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। आर की वैल्यू जो हमारा आएगा 2 मात्रक बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यार ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, आप लोग रिवीजन कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो। ठीक है, अगला देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ना सांख्यिकी से हर बार आता है। ऐसा टाइप के 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगी। 1 से 15 तक की आपकी सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा है, मतलब ये आपका सी कर लो, ऑप्शन नंबर बी से कर लो, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 12। अब इसको आप कैसे करोगे? देखो समांतर माध्य बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ा सा सही से लगाओ। देखो सा से हो गया समांतर, मा से हो गया माध्य, ये आपका शॉर्टकट है समांतर माध्य। देखो आपको 1 से 15 तक की बीच की सम संख्याओं को लेना है। तो अब आप करो क्या, 2 आपका सम संख्या है, 2 का पहाड़ा आप पढ़ते चले जाओ। 2 का आप लोग 2 दूनाई 4, 2 तेईस 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक है 14, बस ये आपका हो गया। मतलब 2 से 15 तक के, मतलब 1 से 15 तक के बीच की सम संख्या। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नीचे हैं। अब इसको आप जोड़ लो, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ लो। देखो आपका ये हो जाएगा 56 और बटे में 7, ये आपका कट कर देखो आपका 7 8 56, तो 8 हो जाएगा। तो यहां जो आपका समांतर माध्य हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी 8। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया, जितना मैंने मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेना। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ बताना है, आप लोगों को बताना है। इतने क्वेश्चन जितना मैं बताने वाला हूं उतना पढ़ लेना यार, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क आएगा। तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखा क्या है? सबसे पहले ये देखो, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप जरूर सॉल्व करके जाना। जैसे √5 भी पूछ सकता है, यहां √7 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप याद रखना, ये आप लोगों के लिए सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसके विपरीत मानना है कि माना कि जो आपका √5 है, √5 क्या है? एक परिमेय संख्या, मतलब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इसका विपरीत लेना होगा, परिमेय संख्या मानना होगा।
ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट ही कर लेना, ठीक है। परिमेय संख्या है मतलब आपको छोड़ना नहीं है ये सारे क्वेश्चन। तो √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर एक ये परिमेय संख्या है तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जहां आप लोगों का P है, P और Q क्या है? P और Q क्या है बताओ? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया। लेकिन एक बात और, एक केस और पता होना चाहिए, तथा जो यहाँ की Q की वैल्यू है, Q ये जो आपका Q है, हर है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना आपको केस पता होना चाहिए क्योंकि ये परिमेय संख्या के लिए इंपॉर्टेंट है इतना चीजें। अब अगर इतना पता है तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा? जैसे आपका √5 है, इसका वर्ग कर लो, और आप लोगों का P/Q है, P/Q इसका वर्ग कर लो। तो अगर आप इन दोनों का वर्ग कर लोगे तो यहाँ √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और P का वर्ग P² हो जाएगा और आप लोगों का Q का वर्ग आप लोगों का Q² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से Q² बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये Q² यहाँ आएगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, P के नीचे, P² के नीचे 5। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। और आप लोगों को एक चीज लिखना है ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये 5 जो है P को विभाजित करता है या फिर P² को विभाजित करता है, जो P² है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। इतना आप याद रखना। कहने का मतलब है अगर 5 जो है P² को क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर P जो है, नहीं 5 जो है P² को विभाजित करता है तो याद रखना कि 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा या फिर करता है। ध्यान से समझना, ये आपको कंप्लीट ही करके जाना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो भाई अब की बार जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा मैथ के, ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में। अब देखो अगर इतना कैसेज हो गया ना तो अब हम लोग तब आप लोगों का एक चीज और है कि जो आप लोगों का लिखना है, हम जो P है, P को हम लोग 5m लिख सकते हैं। अगर यहां कोई दूसरी चीज होता, अंडर रूट आपका 7 होता, ठीक है, तो यहां हम लोग 7m कर देते, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर √2 होता तो हम लोग यहाँ 2m कर देते, लेकिन यहाँ √5 है इसलिए हम लोग 5m करे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। ध्यान से समझना यार, आपको ये पूरा क्वेश्चन समझना है। लिख सकते हैं जहां आप लोगों का यम क्या है? यम कोई पूर्णांक है। यहाँ यम कोई आप लोगों का पूर्णांक है। ओके, अब आप लोग समझो। अब समीकरण 1 में जो आप लोगों का समीकरण फर्स्ट है, अब जो आप लोगों का समीकरण फर्स्ट है या फिर समीकरण 1 में क्या करेंगे? P का मान P बराबर 5m रखने पर रख देंगे, P बराबर 5m रखने पर। अब P बराबर आप 5pm रखोगे यानी कि Q² बराबर P की वैल्यू आप 5pm का वर्ग कर लो, 5pm का वर्ग और बटे में आपका 5 हो जाएगा ना। यहां देखो समीकरण 1 में मैंने केवल P की वैल्यू रखा है बस। यहां से आपका Q² हो जाएगा बराबर कितना? आपका यहां से आपका 25 हो जाएगा, 25m² और बटे में 5, ये कट जाएगा, 5 बचेगा। यहां से आपका Q² हो जाएगा बराबर 5, आपका 5m²। अगर m² बराबर पूछा जाए यहां से m² बराबर, तो यहाँ Q के नीचे 5 आ जाएगा, Q² बटे 5। वही चीज जो मैंने P में लिखा था वही आपको Q में भी लिखना है। क्या लिखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 5 जो है ना, 5 Q² नहीं, यहाँ आपका Q² ना, Q² को विभाजित करता है। जैसे P में लिखा था वही चीज सेम आपको Q में भी लिखना है, ठीक है। विभाजित करता है, क्या करता है? विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या होगा? आपका 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा, 5 जो है Q को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये आपको समझ में आ गया ना? अगर इतना चीजें आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको समझो कि समाप्त हो गया, चुटकियों में लग जाएगा। अब आपको थोड़ा सा और समझना है बस, आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगा।
यहां से हमें क्या मिला, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला। बट जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, मैंने P और Q को क्या माना है, सहभाज्य संख्याएं, इनका जो मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF होता है केवल 1 होता है। इसलिए आप लास्ट में छोटी सी चीज लिख देना कि समीकरण 1 जो आपका समीकरण फर्स्ट है ये, और इसको आप समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। समीकरण सेकंड में क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आपका ये पूरा क्वेश्चन लग चुका है, यहां से मैंने सिद्ध कर दिया, यहां से प्रूव कर दिया कि हमारा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना, 100% आप समझ लेना कि पेपर में आएगा तो आएगा, ठीक है, ये समझ लेना आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे सॉल्व करके जाना। चलो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, 2x - 3y = 8 और फिर दूसरा है 4x - 6y = 9 संगत है या फिर असंगत, संगत है या फिर असंगत, ये आपको बताना है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो समीकरण है ना, इसको आपको दूसरे टाइप से लिखना है। कैसे, सबसे पहले आपको इसको लिखना है, जो आप लोगों का दिया गया समीकरण है, दिए गए समीकरण युग्म को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जो दिया या फिर दिए गए, ठीक है, दिए गए लिख देना, दिए गए जो आप लोगों का दिए गए समीकरण युग्म है, क्या है, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे व्यक्त किया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ये जो आपका समीकरण है, यहां आपका लिखा हुआ है 2x - 3y = 8, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसे आपका 2x है -3y है और बराबर, हम बराबर नहीं लगाएंगे, 8 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस लगाकर 8 और बराबर 0, मतलब बराबर 0 कर देना, ये आपका -8 हो जाएगा। अब दूसरा वाला जो हमारा है, ये आपका है 4x -6y और यहां आपका बराबर मतलब बराबर 9 है, तो इधर आपका -9 हो जाएगा, बराबर 0, मतलब इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अब जो आपका ये समीकरण है ना, इसकी तुलना, जो इसकी तुलना आपको करना है, किससे करना है ये आपको तो समझना पड़ेगा ना। इसकी तुलना आपको, मतलब जैसे आपका a1x है, ये ध्यान से समझना, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगा। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, v1y है प्लस c1 है बराबर 0 और तथा आपका यहां से a2 है, a2 प्लस v2 या a2x लिख देना, ठीक है, यहां a2x लिख देना और v2y लिख देना प्लस c2 बराबर 0, मतलब जहां यहां 1 है तो वहां केवल 2 कर देना है बस, ओके, सारी सेम है। अब देखो यहां ध्यान से, अब यहां से अगर आपसे ये पूछूं कि a1 क्या है, a1 जैसे a1 है तो x के आगे जो लगा हुआ है, यहां x के आगे वो a1 है, बराबर क्या है 2, यहां x1 क्या है 2 है, a1 आपका क्या है 2 है, ठीक है। अब a2 पूछा जाए, अब a2 आप बता दो, a2 आपका जैसे दूसरे समीकरण में आऊं, ये 4 है जो x के आगे लगी हुई है वो, ठीक है। अब आप लोग देखो आपका, अब पूछ रहा हूं v1, तो v1 आप लोग क्या बताओगे, यहां से आप लोगों का v1 ये -3 है, चिन्ह के साथ लेना, -3 है, और v2 अब आप लोग बता दो, v2 आप लोगों का -6 है। अब c1 क्या है, c1 आपका -8 है, देख सकते हो ये -8 ये वाला, और c2 कितना है -9 है, -9, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इतने में, बहुत आसान तरीके से। अब करो क्या कि आप लोग जो a1 है, a1, ठीक है, a1 बटे में a2 कर लो, a1 बटे a2 यानी कि 2 है बटे में 4 है, और ये आपका बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। देखो अभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ v1 है बटे v2, v1 हमारा है -3 बटे -6 और यहां से कट के हो जाएगा 1/2, और c1 है c1 बटे c2 और ये -8 बटे -9 हो जाएगा, ये केवल 8/9 ही रहेगा। अब यहां से आपको ये पता चला कि 1/2 1/2, यानी कि a1 जो हमारा है, यहां से a1 बटे a2 और v1 बटे v2 क्या है, इक्वल है, बराबर है ना, मतलब बराबर तो तक दिख रहे हैं और बराबर है भी। तो यहां से अब आप लोगों का जो a1 है,
A1 बटे में A2 जो है वो बराबर है V1 बटे में V2, बट ये इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये C1 बटे C2 नहीं बराबर है क्योंकि ये 8 बटे 9 है। तो अगर ये नहीं बराबर है तो जो दिया गया समीकरण युग्म है वो असंगत है। क्या लिखना पड़ेगा? दिया गया जो आपका दिया गया समीकरण युग्म है, जो आपका ये दिया गया समीकरण है, यह समीकरण युग्म है क्या है? असंगत है, असंगत है। बस इतना सा याद रखना, असंगत है। बस ये आपको याद रखना है, असंगत है। बस इतना आपको क्वेश्चन में है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा सा सही से लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में लग जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि अच्छे से बता दिया जाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान से समझना कि जो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है ना आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? पहले आप लोग मान लो कि माना समकोण त्रिभुज की जो आधार भुजा है वो x है, क्योंकि हमें आधार पता मतलब मानना पड़ेगा ना। पहले हम लोग आधार ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग ऊंचाई यानी कि लंब ज्ञात कर लेंगे, उसमें से 7 घटा के, तो फिर आपका सारा ज्ञात हो जाएगा ना। सबसे पहले आप क्या करो कि मान लो कि माना जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो आधार है ना, आधार भुजा, ठीक है, आधार भुजा वो कितना है? वो आप लोग मान लो कि x है, मतलब x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर है। मतलब अगर यहां बात की जाए जो समकोण त्रिभुज की आधार की भुजा है वो x सेंटीमीटर है। अब आपको पता है चूंकि आप लोगों को पता है कि समकोण जो आप लोगों का समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, मतलब ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई जैसे हमें ऊंचाई पता चला है ना यहां से, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो मतलब अगर 7 सेंटीमीटर कम है तो आप लोगों का जो मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज देखो जो ऊंचाई होता है वो लंब होता है। ऊंचाई क्या होता है? लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, या फिर लंब भुजा कह सकते हो। इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। लंब भुजा आपका क्या है? आधार अगर आपका x है तो x यानी कि आधार हमारा कितना है? x है। ध्यान से समझना, x है और x में से हमें 7 घटा लेना है क्योंकि इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हमारा हो जाएगा x - 7 और सेंटीमीटर। इतना आपको पता चल गया। कोई दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बता सकते हो। अब यहां से हमें आधार भी पता चल गया, आधार भी और लंब भी और कर्ण भी हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग तब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओ। तब क्या लगाओगे? पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसका प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो में बना दूंगा पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। लंब स्क्वायर जो होगा वो प्लस होगा आधार स्क्वायर के, जो आप लोगों का आधार स्क्वायर, देखो लंब स्क्वायर, यहाँ आप लोग स्क्वायर बाहर लगाना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के, ठीक है, कर्ण स्क्वायर के, जो कर्ण स्क्वायर के बराबर ये दोनों का योग होता है। तो अब यहां से लंब की बात की जाए तो यहां से x - 7 है ना, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस कर्ण आधार आपका x का स्क्वायर कर लो, ये तो वैसे भी स्क्वायर है, और हमारा कर्ण है 13 का वर्ग कर लो, ठीक है। यहां से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो यहां से x स्क्वायर हो जाएगा -14x हो जाएगा,
और आपका ये हो जाएगा आपका, जैसे ये 7 है तो 7 का आप वर्ग करोगे तो प्लस आपका 49 हो जाएगा, और प्लस आपका एक्स स्क्वायर है और ये आपका 169 हो जाएगा जब आप लोग 13 का वर्ग करोगे, यानी कि 13 का वर्ग करोगे। अब यहां से आप जैसे पूरा सेट कर लो, यहां से आपका ये एक्स स्क्वायर जुड़कर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से -14x है। अब देखो यहां से आपका ये +49 है ना, +49 है, और ये आपका माइनस इधर आएगा तो -169 हो जाएगा, बराबर 0 के कर लो। अब यहां से आपका 2x स्क्वायर हो गया, और यहां -14x हो गया, और यहां अगर आप इसे घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा -120, क्योंकि घटाओगे तो इतना ही आएगा। सब आप इसमें 2 से भाग दे दो, यानी कि 2 कॉमन ले लो, तो यहां से x स्क्वायर हो जाएगा, -14x हो जाएगा, एंड यहां से आपका 60 हो जाएगा, बराबर 0। ये 2 आपका यहां जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका ये x स्क्वायर -7x और -60 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, आपका x की वैल्यू मिल जाएगी और आपका दोनों भुजा मिल जाएगा। चलो हम लोग बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो ध्यान से समझना, यहां से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -7x और -60। अब आपको ये करना है कि ये जो जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 60 आना चाहिए। तो आप इसे कैसे करोगे? तो यहां आप एक चीज ध्यान रखना, यहां अगर आप 12 में से 5 घटाओगे, मतलब 12 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7, 5, 12, और इसको गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से -12x हो जाएगा, और यहां से +5x हो जाएगा, और यहां से 60 बराबर 0। अब देखो यहां से आप x कॉमन ले लो, तो यहां से x -12 हो जाएगा, और यहां से +5 कॉमन ले लोगे तो x, और 12 पंचे 60, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहां से एक ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? एक ब्रैकेट में आपका ये x है और ये 5 है, ये आएगा। क्या आएगा? x और 5 जो आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का एक ब्रैकेट में ये जो x -12 है और 12, और एक ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? x + 5 बराबर 0, ठीक है। अब आप लोगों को यहां तक अगर मिल गया ये x -12 और ये x + 5 बराबर 0, तो अब आप लोग कुछ ना करो, यदि अब आप एक एक बारी रखो। जैसे आप लोगों का x है -12 है बराबर 0 रखोगे, तो यहां से आपको मिलेगा x बराबर 12। क्या मिलेगा? x बराबर 12। तो यहां से x की वैल्यू 12 मिल गई। अब दूसरा देखो आपको क्या मिलेगा। जैसे आपको तो दूसरा है ना, वो आपका x है x + 5 बराबर 0। अब यहां से आपका मिलेगा x बराबर -5। क्या मिलेगा? x बराबर -5। अब यहां से एक मिला है -5, एक मिला है 12। अब यहां से एक बात याद रखना जो कि बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां जो माइनस वाला आया है, तो यहां से आप एक बात याद रखना कि परंतु, अभी आपको समझ में आ जाएगा, परंतु जो भुजा है, भुजा x का ऋणात्मक मान स्वीकार नहीं है, क्योंकि भाई भुजा का मान क्या होता है? मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, स्वीकार नहीं हो सकता। अब इसलिए जो आपका x बराबर आपका 12 है वो सही है, हमारा आधार जो है वो 12 है। और अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करना है, तब आपका ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई या फिर लंब भुजा, या फिर आपका जो लंब भुजा है, तो बहुत आसान है। आपको बताया गया था ना कि मतलब आपका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहां से आपका x जो है x -7 है, और यहां से आपकी x की वैल्यू 12 है, और यहां से 7 है, और बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें एक भुजा जो मिला ना, वो कितना मिला? 12 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो यहां आप लोग लिख देना कि त्रिभुज की, यहां आप लोगों को मैं बता देता हूं कि त्रिभुज जो है, जैसे हमें अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं जो हैं, अन्य 2 भुजाएं जो हमारी हैं वो बराबर हैं 5 सेंटीमीटर व फिर 12 सेंटीमीटर। बस यही है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर।
दोनों भुजाएं आपको मिल गई। ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व ही कर लेना चाहिए पेपर देने से पहले, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये 100% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आई होप कि सॉल्व कर लोगे बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोग इसे जरूर लगा लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझो, हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लगा कर जाना है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इसे जरूर लगा के जाना बोर्ड एग्जाम में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जो आपका जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो कितना है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था और इसको सॉल्व भी कराया था आगे, जो मतलब पहले पढ़ाया था। तो इसको मैं आप लोगों को आगे चलकर आप लोगों को इसका और जो रचनाएं चैप्टर है उसका वीडियो, ठीक है, और सांख्यिकी इसका वीडियो सारे का लाने वाला हूं। तो अब आप लोग जितना मैं बता रहा हूं वो पहले समझो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है भी इसको सॉल्व कर लेना घर पर, क्योंकि आप लोगों के पास समय है ना घर पर सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चन आप लोग देखो, आपका 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व हो जाएगा। अगर और भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो समझना ध्यान से, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा समझोगे ना तो सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखो आपको क्या समझना है, यहां समझो। जैसे आप लोगों का एक केबल टावर है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं ना, एक केबल टावर है, ठीक है, एक केबल टावर है। मैं आप लोगों को वैसे ही समझा देता हूं कि आप लोगों को अपनी भाषा में। देखो एक केबल टावर है, ठीक है। अब इसके देखो, अब यहां देखो कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी के सामने एक 7 मीटर का भवन है। मतलब ये इतना समझ लो, इतना है केबल टावर के, इतना है 7 मीटर का। इनको दोनों को मिला दो। अभी आपको मतलब मैं इतना नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बना देना यार, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब सारी चीजें अब आपको समझना है, क्योंकि चित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर आपको चित्र समझ में आ गया ना तो समझो पूरा समझ में आ गया। अब यहां कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, मतलब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहां जो मतलब आप लोगों का अब नीचे और समझो, और इसके पाद बिंदु का कोण आपका 45 डिग्री है। मतलब आपको यह समझना, इसको पहले एक डॉट लाइन से मिला लो, डॉट लाइन से, ठीक है, डॉट लाइन से आप इसे मिला लो। अब एक बात समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब आप लोगों को यहां से इसे मिलाना है इसके, ठीक है। वही कह रहा है कि मतलब जो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर मतलब का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये भवन का शिखर है और ये केबल टावर का शिखर है और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। यार ऐसा समझो कि आप लोग जिंदगी भर याद रहे, 60 डिग्री है। अब आप लोग इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों को ये नीचे वाला पाद बिंदु को मिलाना है। मतलब ये जो पाद बिंदु है यहां से आप इसे मिला लेना, ठीक है। मतलब मैं आपको मिला देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। इसको आपको यहां मिलाना है, ये पाद बिंदु है। अब पाद बिंदु का जो आप लोगों का है वो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। बस यही आपका फिगर हो गया। इसको नाम दे दो, आप लोग नाम दे देना, जैसे ए है, जैसे आप लोग यहां दे देना ए हमारा है, और यहां आप लोगों का V है, पहले बड़े बड़े का दो, यहां आपका C है, यहां आपका D है और यहां आपका E है, ठीक है। देखो फिगर आपको इतना, मतलब पहले फिगर समझना फिर सारी चीजें समझना। फिगर इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो मतलब भवन है ये 7 मीटर का है। कितना है? 7 मीटर का। मतलब 7 मीटर का भवन है। अगर इतने की मतलब इसके लाइन से देखा जाए तो ये भी 7 मीटर, मतलब V से E तक की दूरी 7 मीटर होगा ना। मतलब अगर ये इतना है और सेम इतना ही मैंने इसको भी बताया है तो ये भी 7 ही मीटर होगा ना। तो ये 7 मीटर है और अगर हम इतना और ज्ञात कर लें तो ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा ना, पूरा AV की ऊंचाई। बस वही हमें A और V पूरे ये केबल टावर की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो अब आप लोग सबसे पहले समझो जो मैंने लिखा है। देखो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा लिख दोगे ना, एग्जामिनर आपको यार फुल मार्क देगा। ये सबसे मेन तरीका है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है कि माना AV जो है, AV एक केबल टावर है। क्या है? जो AV है एक केबल टावर है। मतलब यहां हमारा A,
जो ए है और यहाँ वी है, क्या है, एक केबल टावर है। चलो ये आपको समझ में आ गया, एक केबल टावर है, उसी धरातल से एक भवन सी डी है, उसी धरातल से मतलब उसी के धरातल से एक भवन ये सी है और एक भवन डी, मतलब सी डी एक भवन है, ये आपका एक भवन है। ठीक है, पहले फिगर को समझना यार, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई तो मैंने बता दिया कि ये 7 मीटर ऊंचा है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया है, 7 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर सी से क्षैतिज धरातल के समांतर एक रेखा सीई है, ये मतलब ये इसके धरातल के सीई है, इसी के। अब प्रश्नानुसार भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपका कोण ACE आपका 60 डिग्री है और टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण आपका ECV आपका है 45 डिग्री। मतलब इतना आपको समझ में आ गया तो समझ लो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप लोग अब समझो, यहां से जो हमारा EV है, मैंने अभी आपको बताया है कि यहां से जो आपका E एंड V है, E एंड V ये आपका किसके बराबर है, CD के। मैंने यार पहले ही फिगर में समझा दिया कि अगर जो आप लोगों का ये EV है ये CD के बराबर है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ डॉट लाइन से मिला दिया, तो इतना आपका 7 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आप लोगों का है, यानी कि इक्वल टू आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हो, EV भी आप 7 मतलब EV है, EV भी आप लोग 7 मीटर लिख सकते हो, 7 मीटर लिख सकते हो। मतलब यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग लो समकोण त्रिभुज। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज BEC। क्या है, त्रिभुज BEC में। अब त्रिभुज BEC पहले फिगर में ढूंढो यार, फिगर बनाना सीख लो, सारी चीजें समझ जाओगी। VEC यानी कि VE एंड C, यहां देखो VEC, ठीक है, ठीक है, ये आपका VEC है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब BEC है तो यहां से आप देखो, आपको मतलब क्या है, यहां से tan आप लगाओ, tan, और यहां से tan, अब यहां आपका कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, यहां देख सकते हो 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री वैल्यू रखो। अब tan 45 डिग्री जो है वो बराबर है, अब tan आपका किसके बराबर होता है, सारी चीजें आप समझ लो, LAL बटे KK, यानी कि लाल बटे कक्का। तो tan जो होता है लंब बटे आधार की होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से लंब आपका कितना है, लंब आपका ये है, क्या है, लंब आपका 7 है, लंब है, और आपका आधार जो है ना वो CE है, ये CE। तो अब लंब बटे आधार यानी कि EV जो होगा, EV बटे CE। अब यहां से अब आप लोग tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और ये हमारा दिया हुआ है 7, और ये हमारा CE नहीं दिया हुआ है, CE। अब यहां से हमारा ये CE की वैल्यू 1 मिल जाएगी, CE की वैल्यू हमें मिलेगी 7 मीटर। कितना मिल गया, 7 मीटर। अब यहां से हमें ये CE की वैल्यू मिली है। अब यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि CE की वैल्यू हमारी 7 मीटर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या समझना है, ये समझो कि अब हम लोग पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, पुनः। अब आप लोग दूसरा समकोण त्रिभुज लो। अब आप लोगों को लिखना है पुनः आप लोगों को जो समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज आप लोगों को लेना है AEC में, ये EC में। अब आप लोगों को यहां क्या करना है, AEC में यहां A है और E है एंड C है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। यहां से आपका 60 डिग्री वैल्यू है ना, अब 60 डिग्री वैल्यू है तो यहां से आपका tan जो है 60 डिग्री हो जाएगा, और AE यानी कि लंब, और बटे में आपका आधा CE। ठीक है, अब आप लोगों का इतना पता चल गया। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो √3 होती है, √3, और यहां से AE है, AE और CE की वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया है, 7 सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर है। तो यहां से AE की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो बराबर हो जाएगा आपका 7√3 मीटर। यहां से आपको ये मिल गया। अगर ये 7√3 मतलब मिला और ये 7 मिला, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारी पूरी वैल्यू निकल आएगी ना, AV की पूरी वैल्यू निकल आएगी। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, ये समझो। मतलब है कि आपको अगर पूरे केबल टावर की, मतलब अगर आपको क्या करना है, तब केबल टावर, जो केबल टावर है, केबल टावर AV की ऊंचाई, केबल टावर AV की ऊंचाई। अब केबल टावर जो हमारा AV है उसकी ऊंचाई अब अगर आपको ज्ञात करना है तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। पहले क्या है, हमारा AE है, मतलब A एंड E। ठीक है,
AE और EV इन दोनों को जोड़ लेते हैं। मतलब कहने का है कि यहां से हम AE और प्लस EV इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर क्या मिलेगा, जोड़ने पर आपको पूरी आपका जो वैल्यू मिलेगा, जैसे आपका ये AE कितना है, ध्यान से देखो AE ये एंड E, ये E हमारा है 7√3 अभी हम लोगों ने याद किया है, प्लस EV हमारा कितना है, EV अभी हम लोगों ने याद किया है, जो हमारा E है एंड V है 7 है लिखा हुआ है, तो 7। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहां से आपको 7 कॉमन ले लेना है, यानी कि 7 और यहां से √3 प्लस 1, ये आपका 7 कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा और मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर। अब यहां से जो हमारा यही आपका आंसर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। अतः जो हमारा मतलब केबल टावर की ऊंचाई है ना, मतलब जो आप लोगों का केबल टावर है, केबल टावर AV की ऊंचाई, अतः केबल टावर जो आप लोगों का AV है, मतलब AV है, या फिर आप लोग केबल टावर की ऊंचाई सीधा लिख दो कि केबल टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 7√3 प्लस 1 मीटर। यहां से आप √3 की वैल्यू रखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहीं कहीं आंसर दिया होगा ऐसे भी। तो ये हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको समझ कर ही जाना है। ठीक है, तो ये आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जितना मैंने बताया है इस क्वेश्चन को आप लोगों को नोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके नोट कर सकते हो ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये आप लोग जो मैंने और एक और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताया है उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये ज्यादा नहीं, 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट, मतलब 10 से 20 मिनट लगेंगे बस। तो ये आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना बोर्ड एग्जाम में। चलो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से समझना, लिखा हुआ एक घड़ी की मिनट की सुई जो है ना, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मतलब जो घड़ी की मतलब सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित जो आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना होगा ध्यान से, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, मिनट की सुई जो है ना, 1 घंटे में 60 मिनट पूरा चक्कर लगाती है। कितना लगाती है? 60 मिनट। मैं एक बार लिख देता हूं कि आप लोगों की जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई है कितना, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे या 60 मिनट, 1 घंटे या 60 मिनट में कितना, एक चक्कर लगाता है, एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास घड़ी होता होगा। अब मिनट की सुई 1 मिनट में लगाएगी चक्कर, मतलब अगर 1 मिनट की बात की जाए, जैसे मिनट की सुई जो है ना, मिनट की सुई जो है आप लोगों का, मिनट की सुई जो है 1 मिनट में लगाएगी। जैसे 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 1 मिनट में जो आप लोगों का लगाएगी, क्या करेगी, लगाएगी। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, जैसे आपका 60 है ना, 60 मिनट, तो यानी कि 1/60 लगाएगी। जैसे अगर 60 मतलब 60 मिनट में एक चक्कर, तो 1 मिनट में आपका 1/60 चक्कर लगाएगी। क्या लगाएगी? 1/60 चक्कर लगाएगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर 5 मिनट की बात की जाए, जैसे 1 मिनट में 1/60 चक्कर, तो 5 मिनट में 5/60 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 5/60। मतलब अगर बात की जाए कि 5 जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई जो 5 मिनट में, या फिर आप लोग 5 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी, 5 मिनट में लगाएगी। जो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी ये आपको बताना है। तो 5 मिनट में आपका जो चक्कर लगाएगी वो 1/60 है, और इंटू आपका 5 चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 चक्कर। तो मतलब कहने का है कि यहां से आपका 12×5 = 60, यानी कि 1/12 चक्कर लगाएगी। कितना लगाएगी? 1/12 चक्कर लगाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आप लोगों को एक काम करना है।
अब यहां जो आप लोगों का मतलब जो मिनट की सुई है, वृत्त की त्रिज्या, जो आप लोगों का घड़ी होता है वृत्त के टाइप का होता है, तो वृत्त की त्रिज्या जो सुई है ना, सुई की लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, यही आपका वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां से आर, आप लोग वृत्त की त्रिज्या को आर कह सकते हो ना, 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आपकी ये 14 सेंटीमीटर है। तब सुई द्वारा आप लोगों का रचित क्षेत्रफल, तब क्या लिखोगे? ठीक है, तो अब आप लोगों को लिखना है तब जो सुई द्वारा जो आप लोगों का है, सुई द्वारा रचित आप लोगों का, तो सुई द्वारा जो रचित क्षेत्रफल हो जाएगा उसका फार्मूला होता है 1/12। जैसे 5 मिनट का ज्ञात करना, इसीलिए 1/12 किया जाएगा। वैसे तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें 5 मिनट में ज्ञात करना है। देखो 5 मिनट का ज्ञात करना है तो 12 पंचे 60 पूरा हमारा कितना होता है, तो इसीलिए हम लोग 1/12 करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का देखो 1/12 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू आप लोगों का त्रिज्या है 14 और इंटू 14, 2 बार हम लिख देते हैं स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। ऐसे अगर आप काट पीट करने के बाद आपको ये मिलेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप इसे लिख सकते हो 51 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। बस ये आपका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, ये आप लोगों का क्षेत्रफल का आंसर आ गया। तो ये है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लिए होंगे तो आप लोगों को मैथ में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया है और जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, इन सारे को आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर और भी मैथ की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी मैथ की एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास लाने वाला हूं। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सरवन लेक्चरर चैनल पर क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।